नमस्कार दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आज हम संसार के परिदृश्य पर नजर डालेंगे तो देखेंगे चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अन्न उगाने वाले से लेकर अन्न ग्रहण करने वाले अंतिम उपभोक्ता तक सभी परेशान हैं। कोई बीमारी से परेशान है, नाना प्रकार की बीमारियां घर कर गई हैं। तो अन्न उगाने वाले की अगर हम बात करेंगे तो खेती में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर कृत्रिम, हर प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर वातावरण विषाक्त हो गया है। हम शायद विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। और जब हम विनाश की बात करते हैं, इन परिस्थितियों की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर इसके लिए जिम्मेदार है। शायद हम किसान भाई भी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, अपनी ज़मीनों के साथ जो छेड़छाड़ की है, थोड़ी सी ज़्यादा फसल के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा दूध पाने के लिए हमने जिन कृत्रिम झूठे उपकरणों का, झूठे साधनों का सहारा लिया है, विषैले साधनों का सहारा लिया है, उसी की वजह से आज चारों ओर वातावरण विषाक्त है और हर कोई इससे प्रभावित है। हम भी इससे अछूते नहीं हैं। ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए, किस तरह से इस परिदृश्य से बाहर निकाला जाए, इस दृश्य को बदला जाए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं भोपाल से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बाबा विश्वनाथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको विश्वनाथ जी के बारे में बता दें कि वर्तमान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में सर्फेक्टेंट केमिकल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 22 वर्ष का इन्हें अनुभव है केमिकल इंडस्ट्रीज में अपनी सेवाएं देने का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो चारों ओर माहौल हो गया है, हर तरफ जो हम विषाक्त वातावरण देख रहे हैं, ज़मीनें बंजर हो रही हैं, क्या वजह है? केमिकल्स का ऐसा क्या उपयोग हमने कर डाला कि जो हमें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? जो केमिकल्स हम लोग बनाते हैं उसमें जो नेचुरल केमिकल को छोड़ के हम और केमिकली जो हम लोग बनाते हैं उसमें इतनी सारी प्रोसेस होती है उसको बनाने के लिए। और जब वो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ज़मीन के अंदर, तो हम देखते हैं कि उस पेस्टिसाइड से हम चाहते हैं कि जो उसके अंदर कीट पेस्ट लगा हुआ है उसको हम मारने के लिए वो यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कितना डालना होता है। जो हो सकता है हमें बहुत कम डालना हो, हम इतना डाल देते हैं कि हमें लगता है कि एक ही दिन में पेस्ट ख़त्म हो जाए। जी जी जी। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अब किसान एक बार डाला, पता चला उससे नहीं मरा, दोबारा किसी दुकान पे गया, बोला मेरा पेस्ट तो मरा नहीं, तो बोला ठीक है एक बार ये लेके जा। ऐसे करते करते कभी कभी 2-2, 3-3 स्प्रे कर डालता है। और जब इतना स्प्रे करता है तो वो जो केमिकल होता है वो ज़मीन के अंदर तो रह जाता है, पेस्ट तो मर जाता है, आपको क्रॉप भी मिल गई, लेकिन वो ज़मीन के अंदर जो पेस्टिसाइड बचा रहा उसका क्या? वो तो इतने जल्दी डिग्रेड होता नहीं है। उसको आप अगले फसल में जब यूज़ करेंगे तब तक ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाए। अब आप उसमें डालेंगे अलग से केमिकल न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो डालेंगे कि उसको बढ़ाने के लिए कि मैं इतना खाद डाल दूं। अब किसान क्या देखता है कि पड़ोस वाले ने कितना डाला तो मैं वही चीज़ मैं डाल दूं। अगर मान लो मुझे कुछ एक केमिकल ऐसा डालना है कि जिसमें फर्टिलिटी बढ़े, तो मैं देखता हूँ कि ये इतना डालने के बदले और डाल दूँ जिससे कि मेरे बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाए। तो ये करते करते अब केमिकल यूज़ करते करते उस ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो तो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। अब वो ये नहीं देखता है कि क्यों ख़त्म होते जा रही है। वो तो ठीक है, ये डाल दो आज, कल ये डाल दो, कल परसों ये डाल दो। ऐसे करते करते अब जितनी क्रॉप वाइज क्रॉप हर साल निकालते हैं तो उसके कारण ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म होते जा रही है। और आपके अंदर जो पेस्ट है, उसके अंदर पेस्टिसाइड जो डला है वो आपके खाने में, और आप जो फल सब्जियाँ लेते हैं उसको हम तो खाते ही खाते हैं, साथ में जो हम पशुओं को देते हैं वो उसके अंदर भी चले जाते हैं। और धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर वो बीमारी पैदा होती चली जा रही है। जी, तो इतना जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, और जैसे आपने बताया कि देखा देखी किसान भाई जो है इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं उसका बिना सोचे। एक तो ये महंगा भी होता है, आर्थिक मार भी उन पर पड़ रही है, ऊपर से ज़मीन भी बंजर होती चली जा रही है। क्या ऐसा करे किसान भाई कि केमिकल का प्रयोग ही वो छोड़ दे? उसके लिए सबसे बढ़िया है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अभी की सॉइल टेस्टिंग, सॉइल का मट्टी की जांच, आप पहले मट्टी की जांच कराइए, उसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ है।
और अभी जो हम लोग चालू किया, हम लोगों ने देखा है कि जैविक खेती हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत यूज़ हो रही है। तो उस वो हम ऐसा जैविक खाद बनाते हैं जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी प्लस आपका पौधे की फर्टी जो क्रॉप है उसकी स्ट्रेंथ, अगर आप शुरू में ही वो ऐसा उसको पौधे को स्ट्रेंथ देंगे जैविक खेती से, तो उसके ना पेस्ट लगेगा ना किसी चीज़ का कोई डिजीज़ पे अटैक करेगा। जब हम ये स्टार्ट कर दें कि हम जैविक खेती का इस्तेमाल करते करते हम अपने क्रॉप को हर स्टेज पे केयरफुली देखते चलें कि वो जो उसकी ग्रोथ है उसमें पेस्ट तो नहीं लग रहा है और बाकी कोई अटैक तो नहीं हो रहा है डिजीज़ का, अगर हम वो केयरफुली टाइमली हम मैनेज करते मेंटेन करते चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा जो खाद है वो हमें लॉन्ग टर्म यील्ड के साथ हमारा क्वालिटी भी बहुत अच्छा दे देगा हमारे लिए। आपने जैविक खेती के बारे में बताया, लेकिन मैं फिर से एक बार वापस लौटना चाहूँगा, क्योंकि अत्यधिक केमिकल का प्रयोग हो चुका है, फसलें अच्छी क्वालिटी की नहीं हो रही, ज़मीन बंजर हो रही है, उन फसलों को खा करके हम बीमार पड़ रहे हैं, उन फसलों का बचा हुआ अवशेष खा करके पशु बीमार पड़ रहे हैं। तो इस महीनता को या इस ये जो सर्कल चल गया है, पूरी तरह से बिगड़ गया है ये सर्कल, इसे हमारे किसान भाई समझ सके, एक एक करके मैं चाहूँगा, क्योंकि आपका अनुभव है, आज आपके अनुभव का लाभ ले लें, ये कैसे बिगड़ रहा है सारा सिस्टम। देखिए, पहले केमिकल की हम बात करें कि केमिकल में जो जो चीज़ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज़मीन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, और एक ज़मीन जो है एक तरह से मीडिया है किसी क्रॉप के ग्रोथ के लिए जी। अब आपका मीडिया ही खराब हो जाएगा तो वो क्रॉप तो ग्रोथ ही नहीं करेगी जी। तो उसके लिए जो हम लोग सबसे पहले किसान लोग, जो किसान भाई हैं, वो पेस्टिसाइड कितना मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम, और हो सकता है ज़ीरो कर दें जी। और जो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो हमारा फसल कटने के बाद हम लोग फसल को जला देते हैं, वो उसे जलाए नहीं, वो उसी में रह के उसमें जो गुड़ाई होती है, वो ज़मीन के 1-1.5 फीट की जो गुड़ाई होती है वो करें, तो वो जो उसके अंदर माइक्रोब्स हैं, जो जीवाणु हैं, वो फसल को खाकर उसमें जो जैविक खाद कन्वर्ट करेंगे, तो वो एक हमारे लिए बेनिफिट है। और कंटिन्यू हम एक साल करेंगे तो हो सकता है कि आपका वो जैविक खाद और आपकी फसल और हमारा जो हमारे लाइफ में जो हमारे धीरे धीरे हमें बीमारी पकड़ दे रही है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। और हो सकता है कि किसान इस पे इतना बेनिफिट ले ले कि जो हम, ये ज़रूरी है कि जैविक खेती बहुत महंगी बहुत होती है, उसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत क्लाइमेट का ही बहुत असर करता है, लेकिन अगर आप शुरू से ही उसको इतना स्ट्रेंथ दे दें जैविक के, तो वो मैं नहीं समझता कि वैसे पेस्ट अटैक करेगा, ना किसी चीज़ प्रॉब्लम होगी जी। और उसका एक चीज़ है कि अगर हमको लगता है कि कभी उस पर पेस्ट अटैक कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बायो जैविक खाद हैं, जैविक पेस्टिसाइड हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग नीम की खली हो गई, आपका सरसों की खली हो गई, ये सारी चीज़ इतनी अच्छी है, नेचुरल भी है और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, तो आप इससे पेस्ट भी रोक सकते हैं और आपका क्रॉप भी ग्रोथ करे। तो जो आप शुरू में जैसे बच्चों को हम बढ़ाते बढ़ाते सब चीज़ देते जाते हैं, उसको ये इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन, अगर आप शुरू में ही आप सीड स्टार्ट होने से पहले उसको सारी चीज़ दे दें, चाहे वो प्रोटीन हो, कोई भी हो, जो हमें जैविक फॉर्म में आए जी, चाहे जितने भी हैं जो जैविक फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, आपको मिलेगा, आप खुद भी बना सकते हैं। जब आप ये सब चीज़ बना लेंगे और आप उसको डोज करेंगे सॉइल में, तो ऑटोमेटिक क्रॉप बहुत अच्छा हो जाएगा और मेरे ख्याल से किसान भी बहुत खुश हो जाएगा इसको देख के जी। और जैसे जो आपने शुरू में एक बात बोली कि जैविक खेती शुरू में महंगी लगती है, वो महंगी शायद लगती होगी, लेकिन अगर केमिकल से अगर उसकी तुलना करें, क्योंकि बहुत सारा केमिकल किसान खरीदता है, बहुत सारे पेस्टिसाइड खरीदता है, इसका खर्चा तो बच ही जाता है, क्योंकि जैविक खाद और जैविक कीटनाशक जो हैं वो तो पशुधन से प्राप्त होने वाले पदार्थों से ही बड़े आसानी से बन जाता है। दूसरी बात ये कि जैविक खेती महंगी न लगे और उतनी ही यील्ड रासायनिक खेती की तरह यील्ड मिल जाए, इसीलिए जैविक खेती में योग का समावेश किया है और शाश्वत यौगिक खेती का प्रचार इस शो के माध्यम से किया जा रहा है। आपने एक और अच्छी बात बोली थी कि बीमारी जो जिन बीमारियों से हम जूझ रहे हैं वो बीमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। मेरा एक सवाल बनता है कि अगर किसी किसान भाई की ज़मीन बिल्कुल यील्ड नहीं दे रही है, उत्पादन नहीं दे रही है, बंजर होने वाली स्थिति में पहुंच गई है, बंजर हो गई है, क्या उसे वापस अच्छी स्थिति में लाया जा सकता है? ला सकते हो उसको। क्या तरीका हो सकता है उसमें? देखिए कि आप जितने भी हमारे वेस्ट होते हैं, जो
पत्ते हो गए, ये हम जला देते हैं, फेंक देते हैं। और हमारे खेतों में बहुत सारे किसानों के पास गाय होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और जैसे हम किसान जब गेहूं की फसल काटते हैं या चावल की फसल काटते हैं तो उसको जलाए नहीं, वो सारी चीज़ वो सिर्फ बचा के रखें और खेतों में स्प्रे कर दें। जब खेतों में स्प्रे करके आप उसको गुड़ाई करते हैं, जैसे मैंने बताया कि, तो जो माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देते खाद में। तो जैसे जैसे खाद में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब आपके अंदर, उसके खेत के अंदर आपका जीवाणु जो खाद है वो ऑटोमेटिक तो डेवलप हो गई। वो डेवलप होते 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 उसकी जो रिक्वायरमेंट है, सॉइल की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इतना चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से आपका क्रॉप ग्रोथ करूँगी। तो आप धीरे एक फर्स्ट टाइम आपने ये किया कि आपने जितने भी जो से बैलेंस बचा हुआ कचरा रहता है उसको आपने स्प्रे करा दी, उसको जलाया नहीं, तो वो उसके अंदर जो एक हम कहते हैं कि कार्बन, ये सब कार्बन्स होते हैं। जब कार्बन्स वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगी तो जो जो जीवाणु है वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को इतना फर्टिलिटी कर दें, उस सॉइल को इतना फर्टिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे कि आपको जो जैविक जो खाद डालोगे उससे ऑटोमेटिक वो पूरा क्रॉप बहुत अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें ये दिक्कत नहीं आएगी कि नहीं ख़राब हो गया तो मैं कुछ नहीं करूँ, फिर नेचुरल केमिकल डालूँ। तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है केमिकल डाल, हो सकता है केमिकल डालो अगले साल फिर वैसा हो जाए, तो कब तक करोगे? उसकी एक लाइफ होती है कि उतना कितना पीरियड तक उसको सस्टेन कर ले। अगर मान लो कि हमने खाद डाल दिया अगले बार तो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप जैविक में कन्वर्ट ही करना चाहते तो एक ये जो जैविक का फार्मूला जो हम लोग बनाते हैं, हम देते हैं, उसमें आप यूज़ करें तो ऑटोमेटिक मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपके सॉइल में कोई प्रॉब्लम आई। और सॉइल ये ख़राब होगा नहीं फिर कभी, क्योंकि आपने केमिकल हटा दिया टोटल। तो सॉइल 1-2 बार में आपको इतना अच्छा ग्रोथ दे देगा सॉइल कि सॉइल की ऑटोमेटिक फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आपका जो भी है तो कोई वेस्ट नहीं होगा, चाहे आपका गाय का गोबर है, आपके यहाँ जो फसल कटी है उसके बाद का बचा हुआ घास फूस है, वो सब काम आ जाएगा और वही आपको रोटेशन करते चले जाएंगे। और एक बार आपका रोटेशन हो गया तो सवाल ही नहीं उठता दोबारा होने का। जी। यानी केमिकल का प्रयोग जितना करना था उतना हम कर चुके हैं। अब वक्त है कि पूरी तरह से जैविक की तरफ आ जाए, लौट ले तो ही हमारा अच्छा हो सकता है। आपका 22 वर्ष का अनुभव है केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करने का, और केमिकल के दुष्परिणाम आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता हमें। अभी एक पंजाब में एक फरीदाबाद एक जगह है जहाँ पे कैंसर ट्रेन चलती है, शायद आपको ही पता होगा। तो वो कैंसर कैसे हुआ? कहते हैं कि एक गांव से वो कैंसर ट्रेन निकलती है, वो कैंसर हॉस्पिटल पंजाब में है और वहाँ पे डेली मरीज भर के जाता है। तो वो कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब के अंदर इतना बड़ा कैंसर का ये है, उसके बाद भी अगर हम नहीं सीखें उससे तो उससे क्या हो सकता है? जी कि कैंसर तो फैल ही रहा है और भी बीमारी फैल रही है, जो हमारे इसमें स्ट्रेस होना, हमें इतनी परेशानी होना, आगे की जनरेशन की प्रॉब्लम है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसका कारण ही वो केमिकल ही है। जी और वो केमिकल हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अब सब्जी है तो हम केमिकल स्प्रे कर दिया, तो आप 1 बार धोगे, 2 बार धोगे, उसके बाद वो तो आपको खाना ही खाना है ना फिर उसके बाद तो। और ये 90% तो यही हो रहा है। जैविक खेती कौन करता है? इतना ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं कर रहा। जो छोटे छोटे किसान जो हैं वो अपने लिए यूज़ करते होंगे, लेकिन मार्केट में तो इतना देते नहीं है। तो जो केमिकल हम लोग खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इफेक्ट तो कर ही रहा है केमिकल्स। तो केमिकल डेंजर तो है ही, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से आप देखें केमिकल जो हम खा रहे हैं वो डेंजर ही है। और इससे कोई भी अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं हम मनुष्य जाति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर हम किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो खुद अछूते रह जाएं, उससे ये संभव नहीं। अब ये खेती आप करिए, आगे हो सकता है कि खेती आप नहीं कर पाए फिर। जी, आप क्या करेंगे? जब आपकी खेती बंजर हो जाएगी तो आप करेंगे क्या? तो आप यहाँ वहाँ भागेंगे। अब आप क्या करेंगे? इसकी सॉल्यूशन, अब बड़ी कंपनियाँ आती हैं इतनी सारी, वो क्या करती हैं? आपको ये नहीं बताती कि इससे क्या बैड इफेक्ट है। आप इसे डालो, आपका क्रॉप ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में जो पैरेलली हम बीमारी जो हमारे बॉडी के अंदर आ रही है वो तो कोई बताता नहीं है। जी। और ये चीज़ जैविक ऐसा है कि जो हमें ही करना है, क्योंकि हमें ही, हमारे पास ही सारी चीज़ व्यवस्था हमारे पास ही मौजूद है। घास, पत्ते, गोबर, गोमूत्र, ये सब चीज़ हमारे पास है, जो हमारे नेचुरल हमारे हिंदुस्तान में धरती में कब से दिया हुआ है। जी। और उसके बाद हम लोग उस चीज़ को छोड़ के हम ये चाहते हैं कि एक ही दिन के अंदर हमें एक 100 ग्राम किलो की 1 किलो में बढ़ जाए। हाँ जी। और हम उससे कमा लें, लेकिन कमा के क्या करेंगे? कितना कमाओगे आप उससे? और एक बार तो आपने बीमारी दे दी तो फिर कुछ नहीं होता। न जान रहेगी और न ही ज़मीन रहेगी, सीधा बात है। जी। विश्वनाथ सर, आपसे चर्चा के दौरान आपने ज़मीन की जांच की बात कही थी और कार्बन का भी जिक्र किया था कि ज़मीन का कार्बन लेवल भी बढ़ता है। तो क्या वजह है कि किसान भाई जागरूक नहीं हैं और मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं? क्या उनको तरीका अपनाना चाहिए जिससे वो अपनी मिट्टी की जांच भी समय प्रति समय कराएं?
मिट्टी की जांच तो हर 2 साल में करानी चाहिए जी। मिट्टी के जांच के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होना ही किसके क्रॉप को ग्रोथ के लिए बेनिफिट करता है। अगर आपको ये पता है कि इसके अंदर एक नाइट्रोजन जैसी चीज़ होती है जो हमें ऑर्गेनिक से, बायो से ही मिलती है, जैविक से ही नाइट्रोजन मिलता है जी। कार्बन भी उसी से मिलता है, जो कन्वर्ट करता है माइक्रोब्स, उससे कार्बन में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड्स भी वहीं से बनते हैं, ये नेचुरली डेवलप होता है। जी जी। तो ये सारा चीज़ हम जैविक के माध्यम से ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें केमिकली डालना पड़े। तो ये सारी चीज़ हम नेचुरली बना सकते हैं, और वही नेचुरल माइक्रोब जो है वो कन्वर्ट करता है वो सारी चीज़ें। इसका मूल ही जैविक है। जैविक ही है। और वापस जैविक में आपका नीम भी आ गया जो आपका पेस्ट को कंट्रोल करता है, करंज ऑयल हो गया, वो भी एक करंज जो बीज होता है उससे निकाला जाता है। आपका जिंजर लहसुन हो गया, उसके ऑयल से पेस्ट मरते हैं और उससे क्रॉप ग्रोथ होता है। तो मेन इसका ये रहता है कि कोई भी क्रॉप को आप इनिशियल स्टेज से आप अगर उसको स्ट्रेंथ देते जाएंगे तो ना उस पर पेस्ट अटैक करेगा, ना कोई डिजीज अटैक करेगी, ना कोई अटैक करेगा, और ऑटोमेटिक आपको जो ग्रोथ है वो तो मिलनी फिर बाद में। जी जी जी। तो आपका अनुभव और आपका विजन क्या कहता है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, इतने सारे किसान भाई अभी रासायनिक खेती पर ही लगे हुए हैं, बहुत कम ऐसे प्रोग्रेसिव किसान भाई हैं जो कि जैविक खेती की ओर बढ़े हैं, यौगिक खेती अपना रहे हैं। कब तक हमारे किसान भाई जागरूक हो जाएंगे और कब तक इस केमिकल को पूरी तरह से त्याग देंगे? इस तरह के कुछ कार्यक्रम, कुछ योजनाएं चल रही हैं? देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी, टेक्निकली हमें एग्रीकल्चर करना है, उसमें हम कोशिश करें कि जैविक में हम कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। जी। और जैविक कन्वर्ट के लिए होने के लिए हमारे जितने भी लोग हैं, भाई लोग हैं, और जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं और जिस इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो किसानों जाके इतना समझाएं, उन्हें बताएं कि इससे क्या बैड इफ़ेक्ट और किससे क्या साइड इफ़ेक्ट है, और इससे हम जैविक से हमें क्या बेनिफिट्स हैं आगे वाली जनरेशन के लिए और जो हमें वर्तमान में है उसको देखने के लिए। अगर ये सब मिल के एक ग्रुप, एक फोर्स मिल के काम करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि हम लोग जैविक के ऊपर नहीं जाएं और केमिकल यूज़ करें। जी। तो अगर हम लोग का पूरा फोर्स, कॉलेज के आजकल किसानों के बच्चे, जो फार्मर के बच्चे हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हो गए, आप उनको ट्रेन करें, सरकार उनको ट्रेन करे, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो उनको सिखाएं कि कैसे हमें जैविक खेती करनी है। तो वो लोग जब सीख जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि हम लोग केमिकल में ही और आगे बढ़ेंगे, हम जैविक की तरफ नहीं, जैविक के ही तरफ हम आगे हमें जैविक की तरफ ही जाना है। किसी भी तरह से हमें जैविक की तरफ ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय हमें कुछ ऐसी बीमारी जो होगी जो हमें अभी हमें जो डिटेक्ट ही नहीं हुई, ऐसी बीमारी आ जाएंगी। जी जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो एक योजना चालू की थी 2-3-4 महीने पहले कि हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना है, सॉइल टेस्टिंग कराना है, साइंटिफिक तरीके से हमें खेती करनी है। जी। तो ये सब चीज़ हर लेवल पे, चाहे वो नेता हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे बच्चे हों, उनको जब तक हम ये सारी चीज़ नहीं बताएंगे तब तक उस चीज़ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और हाथ में हाथ लेकर भी चलना होगा, और ये फैसला करना ही होगा कि अब हम विष का त्याग कर ही दें और पूरी तरह से जैविक खेती अपना लें, शाश्वत यौगिक खेती की ओर कदम बढ़ा लें। विश्वनाथ जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती समय चुरा करके आए आपने, और आपने इतनी अहम जानकारियां हमें दी हैं जिससे शायद किसी न किसी की बुद्धि में ये बात ज़रूर जाएगी, हमारे किसान भाई ज़रूर जागरूक होंगे और ये जैविक खेती की ओर, शाश्वत यौगिक खेती की ओर कदम ज़रूर बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो चर्चा हुई, आइए इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। विश्व की जनसंख्या इतनी अधिक कभी न थी जितनी अभी है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक अन्न उपजाना मानव की मजबूरी हो गई है। इसलिए रासायनिक खाद तथा रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। इन कारणों से आज विषैले अन्न की उत्पत्ति हो रही है, जिससे श्वसन तंत्र की बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट की तकलीफ, मानसिक असंतुलन, पैरालिसिस, कैंसर जैसे घातक रोग बढ़ रहे हैं। वर्ष 1996 में 96,628 टन कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल भारत में किया गया। आज ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक में मालभड़ गांव में वर्ष 1997 में 200 मजदूरों को जहरीले अन्न से पैरालिसिस हो गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक
डॉक्टर प्रकाश चंद ने सिद्ध किया है कि BHC DDT से मस्तिष्क की बीमारी होती है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने सिद्ध किया है कि मेलेथियोन जैसी जहरीली दवाइयों के उपयोग से सिरदर्द, चिंताएं, डिप्रेशन, अनिद्रा, दृष्टि दोष, विस्मृति की बीमारियां होती हैं। DDT की 0.01 मिलीग्राम भाग बढ़ने से डिलीवरी में मौत और कष्ट बढ़ जाते हैं। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अमेरिगो मेरेगा ने अपने सरकार को सूचित किया कि 1 वर्ष में हम जितनी कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं उससे होने वाला नुकसान 19 हाइड्रोजन बॉम्ब्स गिराने पर होने वाले नुकसान के बराबर है। खेत में दिखाई देने वाले कीटकों में 99% सूक्ष्म जीव मित्र जीव हैं, जबकि 1% हानि पहुंचाने वाले कीटक हैं। कीटनाशक दवाइयां नुकसान करने वाले कीटकों के साथ साथ मित्र सूक्ष्म जीवों को भी मारती हैं। पराग क्रिया कई मित्र कीटकों के द्वारा ही होती है। इन कीटकों का जहरीली दवाइयों से मर जाने का सीधा असर अन्न उत्पादन पर हो रहा है। इस गंभीर समस्या के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अतः समय की पुकार यही है कि हम खेती में रसायनों का उपयोग करना बंद करें। ऐसे में शाश्वत यौगिक खेती किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बन समस्या का निदान करती है। ये नए युग के लिए नया कदम है। सर्वप्रथम अप्रैल के आखिर महीने हफ्ते के अंदर हमने बीज को संस्कारित करके 2 एकड़ के अंदर ये प्रयोग शुरू किया। तब से लेकर अभी तक हमने कोई भी कीटनाशक इसमें स्प्रे नहीं किया और संपूर्ण तरीके से जो है ना हम इसका ETL लेवल चेक करते रहे। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट हम डेली निकालते रहे, जो कि आज तक भी क्रॉस नहीं हुआ। वाइट फ्लाई, जेसिड्स और थ्रिप्स सब चीज़ बिल्कुल कंट्रोल में है और संपूर्ण तरीके से जो है ना हमारा खेती का ये प्रयोग सफल हो रहा है। आज तरह तरह के डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे पास आते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हरियाणा हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो CICR सिरसा हो। सभी साइंटिस्ट ने यहाँ पे विजिट किया और सभी ने ये देखा कि ये पेस्टिसाइड के बिना भी खेती संपूर्ण रूप से संभव है। मेरा BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरा सर्टिफिकेशन रहा है, तो मेरी शुरू से ये सोच रही है कि मैं जो भी काम करूं वो साइंटिफिक तरीके से करूं। तो इसमें हमने हर चीज़ चेक करी, तरह तरह के बेनिफिशियल इंसेक्ट, प्रेइंग मैंटिस, क्राइसोपर्ला, लेडी बर्ड बीटल, स्पाइडर्स इसमें हम पाते हैं। और आसपास आप देख सकते हैं कि जहाँ भी पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ है वहाँ इतना पेस्ट कंट्रोल में नहीं है जितना कि हमारे खेत में है। हमेशा मैं जब भी खेत में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे हैं हमारे, ये पौधे नहीं हैं, ये हमारे बच्चे हैं। एक खास रिश्ता मेरा इनके साथ है, एक बातचीत है। हम इतना अच्छा मुझे महसूस होता है यहाँ पे आके, ऐसा लगता है कि आत्मा खिल गई हो। जैसे कि हमारे हरियाणा में ये कहावत है कि देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर ताकत इंसान को हासिल करनी है तो वो घी से और तमाम तरह के फल और सब्जियों से होगी, ना कि एंटीबायोटिक दवाइयों से। हमारा मेन मकसद ये है कि हम पेस्टिसाइड मैनेजमेंट में ना जाके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जाते हैं। हम फसल को इतना मजबूत बना देंगे, इतनी ताकत दे देंगे कि कीड़ों से लड़ने में उनको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो वो उनको पेस्टिसाइड की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कीड़े आएंगे वो अपना रस चूस के चले जाएंगे। अगले जो नेचर का नेस्ट सिस्टम है बेनिफिशियल इंसेक्ट का, मांसाहारी कीड़ों का, वो सारी पॉपुलेशन को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर देंगे। तो दोस्तों, आज चारों ओर दुनिया में जो परिदृश्य हम देखते हैं उसको क्रिएट करने के जिम्मेदार हम हैं, और अगर उसमें परिवर्तन लाना है, उसमें बदलाव लाना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी होगी, क्योंकि अन्न पैदा करने वाले हम ही हैं। जाने अनजाने हमने बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे विषैले पदार्थों का इस्तेमाल कर लिया। अन्न, फल, सब्जियां कुछ भी नहीं बची विषाक्त होने से। थोड़े से लालच के चलते नंबर 1 बनने की होड़ ने हमें इतना अंधा कर दिया कि आज हम खुद बीमारी से जूझ रहे हैं और हमने अपनी धरती माँ को पूरी तरह से बंजर कर दिया। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचाया। अगर आज भी हम नहीं सुधरे, आज भी हमने बदलने का प्रण नहीं लिया, तो न कल जान बचेगी न कल ज़मीन, और इसके जिम्मेदार होंगे केवल और केवल हम। कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
नमस्कार।